हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, अभी कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है आए धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एसिड बेस एंड साल्ट केमिस्ट्री में और फिजिक्स में लाइट चैप्टर शुरू करूंगा। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हम लोग की टाइमिंग है 5:15 to 6, ये आगे चल के हो सकता है थोड़ा चेंज भी हो जाए। तो अभी ये फिक्स टाइमिंग नहीं है, अभी मैं इस टाइम पे फ्री हूँ। तो अभी हम लोग ऐसे ही क्लास करते हैं, फिर आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके होंगे। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसकी बहुत सारी बेसिक्स भी मैंने पढ़ाई है कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि नाइन्थ के भी टॉपिक थे उनको भी मैंने कवर अप किया। और उसके बाद पूरे डिटेल में मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया है। साउंड ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर था उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा तक चांसेस यही है कि टर्म 1 में आपके यही दो चैप्टर आ सकते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट्स। हो सकता है यही दो चैप्टर हैं, या अगर ज़्यादा हुआ तो हो सकता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी वो लोग डाल दें, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं यही दो चैप्टर्स आने के। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप लोग वो जो बेसिक मैंने पढ़ाया था क्लास 10th का, जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, केटायंस एनायंस, उनसे फॉर्मूले बनाने के नियम, वो अगर आपका वीक हो तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो यहाँ पे मतलब आसानी होगी पढ़ने में। क्योंकि कई बार मैं फॉर्मूले डायरेक्ट लिखता जाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पर टू क्यों आया, यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अच्छा होगा कि एक बार आप लोग उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से नोट्स कर रखा है तो उस नोट्स को ही एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर एसिड बेस एंड साल्ट शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, हम लोगों ने पहले भी ये बात जानते हैं कि बहुत टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, यानी एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, पता नहीं कितनी सारी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था HCl बना था, H2O बना था, और जैसे कि MgO बना था, जैसे कि, और आप ले लीजिए जैसे कि NaOH एक कंपाउंड होता है। ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे। इन्हीं लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। इन्हीं सब का यूज करते हुए ये सारे मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, इनकी कुछ कैटेगरी तो होगी कि हाँ, HCl है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे ये बना, इसकी क्या खास बात है। H2O की क्या खास बात है, NaOH की क्या खास बात है, MgO की क्या खास बात है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया, जो है कि एसिड बेस एंड साल्ट। काफी हद तक मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक है,
सारी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक हमें मिल जाती है। जैसे जितनी भी मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मेशन होता है, इनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, या तो ये एसिड होंगे, या ये बेस होंगे, या ये साल्ट्स होंगे। ठीक है, अब आपके लेवल पर, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लेवल पर ये कहना आसान है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर लेवल जाएंगे तो ये कहना थोड़ा टफ बात है, लेकिन 10th लेवल पर ये कहा जा सकता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, या तो वो एसिड होंगे, या बेस होंगे, या साल्ट होंगे। ठीक ना? तो देखिए, मैंने यही बात यहाँ पर लिख रखी है। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को क्या करना है, चुपचाप बिल्कुल आराम से पढ़ते रहना है। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से एक सिर्फ रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, और बिल्कुल चुपचाप सब कुछ पढ़ते जाइएगा। सब कुछ यहाँ पर जो पहले से लिखा है वो आता जाएगा, मैं जो लिखूंगा वो आता जाएगा। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा, तो 1 या 2 घंटे के बाद ये सारे लेक्चर्स, आज जो भी लेक्चर्स होंगे, वो यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे। तो आप लोग 1 से 2 घंटे के बाद यूट्यूब पर इसको देख के और नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन इस समय नोट्स मत बनाइएगा, इस समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के पढ़ने का ये बहुत बेस्ट रूल होता है। आप इस समय एक बार ध्यान एकाग्रित करके यहाँ सुनेंगे, उसके बाद दोबारा जब आप वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो वहां पे आप डबल काम कर रहे हैं, दोबारा वीडियो भी देख रहे हैं और थर्ड टाइम नोट्स भी बना रहे हैं। तो यकीन मानिए आपके दिमाग से फिर ये कभी जाएगा ही नहीं, और अगर चला भी गया तो 10 से 15 मिनट में रिवाइज करने पर तुरंत वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया चीज पढ़ रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये जाना पहचाना है, 5 मिनट में ये रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एक रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, सिर्फ एक रफ कॉपी, और ध्यान से सुनते जाइए। तो मैंने बोला कि जितने भी 118 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे कंपाउंड्स कंबाइन होकर ही बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो ये कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके आधार पर हम लोग इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस, और तीसरा साल्ट। अब आप लोग क्लास 7th या 8th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टा होता है, यानी कि एसिड सॉर इन टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि लेमन, जो नींबू होते हैं। ठीक है ना? नींबू देखिए खट्टा होता है, यानी कि नींबू में क्या होता है? एसिड होता है। अच्छा, हम लोग जो एप्पल खाते हैं, जो ऑरेंज का जूस पीते हैं, ये सब भी हल्के खट्टा होते हैं, तो यानी ये सब एसिड होते हैं। अचार, हर कोई खाता है अचार, तो ये अचार जो होता है ये भी एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये भी खट्टा लगता है खाने में। और और आपका जैसे इमली, ये भी क्या होता है? एसिड होता है। तो ये सारी चीजें एसिड होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो आपने क्लास 8th में पढ़ी थी। क्लास 8th में एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि एक एसिड को पहचानने का एक लिटमस पेपर हम लोग यूज करते थे, कि हमारे पास एक इंडिकेटर होता था, उससे हम लोग क्या करते थे कि एसिड को पहचानते थे। और भी कई तरीके के इंडिकेटर होते हैं, हम लोग सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसिड के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि एसिड जो होता है वो सॉरिन टेस्ट होता है, और उस इंडिकेटर पर वो कैसे प्रॉपर्टी शो करता है वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अच्छा, बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस वो होता है जो कि कड़वा लगता है। अगर बेसिस को आप खाओगे तो ये कड़वा लगेगा, यानी कि बीटर इन टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल में बताइए, तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है करेला। करेले की सब्जी आप लोग खाते हैं,
तो जो करेला होता है वो कड़वा लगता है, ठीक है ना। या कभी नहाते हुए या कभी ऐसे, अगर साबुन जो है, साबुन की थोड़ी सी अगर जो है वो अगर आपके जीभा पर आ जाए, तो आप लोग देखिएगा कि वो भी बहुत ज्यादा अ, ऐसे ही कड़वा लगता है। हाँ बिल्कुल, सोप जो साबुन होता है वो भी ऐसे ही कड़वा लगता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए बेसिस के। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम सारे चीजों को खा खा कर चेक करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीजों को खाएं और फिर उसके बाद देखें कि अरे ये तो कड़वा लग रहा है, हाँ हाँ ये बेस है, अरे ये तो खट्टा लग रहा है, नहीं ये एसिड है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कुछ एसिड तो ऐसे होते हैं कि उनको आप टच नहीं कर सकते, खाने की तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग कुछ इंडिकेटर का यूज करेंगे, कुछ ऐसी चीजों का यूज करेंगे जिससे कि हमें एसिड और बेस की जानकारी मिल जाए कि ये गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है। अच्छा, थर्ड कैटेगरी की पहले बात कर लेते हैं, वो साल्ट्स है। देखिए साल्ट्स को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आप लोगों को इतना बोल दूं कि साल्ट्स जो होते हैं ये केटायन और एनायन से मिलकर बनता है। और ये जो केटायन होता है ना, ये जनरली मेटल ही होता है। जैसे कि घरों में यूज होने वाला NaCl, ये देखिए मेटल है, और ये एनायन है Cl-, ठीक है कि नहीं। तो NaCl, ZnSO4, ये आपका मेटल हो गया, और ये आपका एक एनायन हो गया, निगेटिव पार्ट। तो साल्ट्स को हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल साल्ट्स पर ब्रेक लगाइए और एसिड और बेस के बारे में देखिए, ठीक है ना। लेकिन साल्ट को पहचानने अब आपको आ जाना चाहिए क्या, कि उसमें एक केटायन होगा और एक एनायन होगा, ठीक ना। और केटायन जो होगा वो मेटल होगा जनरली, और एनायन कुछ भी निगेटिव वाला हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फाइड, और नाइट्राइड, कुछ भी। अब आगे चलते हैं। अब हमारे दिमाग में दो मेन सवाल आते हैं, ठीक है ना। हमारे दिमाग में मेन रूप से दो सवाल आते हैं। क्या क्या सवाल आता है? पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट्स। जो एसिड है, बेस है या साल्ट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तभी तो हम उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो हमने एसिड को अलग रखा, बेस को अलग रखा और साल्ट को अलग रखा। जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बांटते हैं, तो कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये सब काम नहीं करते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके अनुसार हम लोग, एसिड की प्रॉपर्टीज अलग होती है, बेस की प्रॉपर्टीज अलग होती है, और साल्ट्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, और इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ये कंपाउंड एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक ना। हम कैसे पहचानेंगे कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मालूम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिकेटर से, ठीक है। हम लोग इंडिकेटर का यूज करेंगे, इंडिकेटर की मदद लेंगे, और एसिड है कि बेस है ये हम लोग फाइंड करेंगे। ओके है ना। चलिए, कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए। देखिए, अब हमारे पास इंडिकेटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हमारे पास जो इंडिकेटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अच्छा, इंडिकेटर से हम लोग एसिड और बेस ही फाइंड करते हैं, साल्ट के लिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। इंडिकेटर से हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे कि गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो मैंने अभी बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं। पहला इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि
जब उसके ऊपर हम कंपाउंड डालते हैं तो वो हमें अलग अलग कलर देता है। इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम सॉल्यूशन। हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, ये हमें एक अलग टाइप का इंडिकेटर होगा। बिल्कुल सही, नेचुरल और आर्टिफिशियल इसको कह सकते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एक अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि लिटमस है, फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, टर्मेरिक है। टर्मेरिक जानते हैं आप लोग क्या होता है? हल्दी। तो ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं, जब इनके साथ हम लोग कंपाउंड डालेंगे तो ये एसिड के साथ कुछ और कलर देंगे और बेस के साथ कुछ और कलर देंगे। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ, ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। क्लियर? दूसरे टाइप के ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के स्मेल देते हैं, जब हम उनको एसिड से के साथ रिएक्ट करते हैं और जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स का एक नाम भी होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके ना? यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिड के साथ अलग तरीके का स्मेल देंगे और बेस के साथ अलग तरीके का स्मेल देंगे। तो हम लोग पहचान जाएंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे कि वो कंपाउंड जो है सो कि एसिड है कि बेस है। ओके? जैसे इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑनियन। ऑनियन सबको मालूम है, प्याज। वेनिला। वेनिला क्या होता है भैया? तो ये होता है आपका एक टाइप का लता जैसा होता है, जो कि पेड़ों पे जो लते जैसे होते हैं ना, उस टाइप की होती है। और ये क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल जो होते हैं ना, लवंग आप लोग जानते हो? लवंग, उसी का तेल। जो लवंग यूज होता है ना, कभी आप लोग देखिएगा गांव देहात में क्या होता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, पहले, आज के समय में तो नहीं होता है, पहले अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो डॉक्टर को बाद में बुलाया जाता था, पहले लवंग से उसको देखा जाता था और होता था कि भाई कहीं इसको किसी डाइन और जोगिन ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो वही वाली लौंग है ये। ठीक है ना? तो लवंग का तेल ये। अच्छा, वेयर डज वेनिला फाउंड? देखिए, वेनिला जो होता है ना, वो लता जो होती है ना, आपने देखा होगा। वेनिला कहाँ मिलता है ये तो मुझे अभी भी नहीं मालूम। गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैं भी सर्च करूंगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये वेनिला जो होता है ना, जैसे लता जो होते हैं ना, जो पेड़ों पे या मतलब जंगलों में जो लता होते हैं ऐसे अपने आप आ जाते हैं, वो उनकी जो ऐसी स्मेल होती है और उनकी जैसी अ, बनावट होती है, वही चीज है ये वेनिला। जैसे आप देखिएगा पेड़ों पे वो लतर जैसे नहीं बन जाते हैं, वही चीज है वेनिला। ठीक है ना? और ये जंगलों में ही पाया जाता है, पेड़ों के पास पाया जाता है, क्योंकि इनको कुछ तो एक सॉलिड चाहिए चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके ना? तो ये दो टाइप के इंडिकेटर हम लोग देखते हैं। पहला इंडिकेटर हो गया, पहला इंडिकेटर हो गया जो कि आपको अलग अलग कलर देगा, और दूसरा इंडिकेटर हो गया जो कि आपको अलग अलग स्मेल यानी कि ऑर्डर देगा। ठीक है ना? अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाली पढ़ेंगे, पहला वाला। ठीक है ना? आप लोग ध्यान से सुनते जाइए वीडियो को, जब यूट्यूब पे आज शाम तक अपलोड हो जाएगी तब उसके बाद आप लोग देखिएगा ध्यान से, उस समय नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोबारा वीडियो को देखकर अगर आपने नोट्स बना लिया तो समझिए कि एक तो आपको वो एग्जाम के समय ब्रह्मास्त्र की तरीके मदद करेगा, और दूसरा आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो रफ कॉपी के साथ बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिटमस की। सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में बात करेंगे। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है? ये नेचर में पाया जाता है, एक लीचेन प्लांट होता है। ठीक है ना? लीचेन प्लांट होता है, इसी से ये चीज बनाई जाती है। LICHEN, आई थिंक ये स्पेलिंग सही लिखी हो, सही सही लिखी है। तो ये जो लीचेन प्लांट होता है, इसी से ये नेचुरल इंडिकेटर लिटमस बनाया जाता है। ठीक है ना? लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, ये पर्पल कलर का होता है।
लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है ये पर्पल कलर का होता है। अच्छा, जो लिटमस होता है इसको या तो हम लोग सॉल्यूशन के तरीके भी यूज करते हैं या पेपर बनाकर भी हम लोग इंडिकेटर के तरीके यूज करते हैं। मतलब हमने लिटमस लीचेन प्लांट से लिया, या तो उसका हम लोग सॉल्यूशन बना लेंगे और उस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो कुछ और कलर आएगा, बेस डालेंगे तो कुछ और कलर आएगा। या हम लोग क्या करते हैं, लिटमस का पेपर बना लेते हैं और उसके ऊपर जब एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ और कलर आएगा और बेस सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ और कलर आएगा। क्लियर है ना? तो लिटमस का जो उसका नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है ना? पर्पल कलर। जब इसके ऊपर हम एसिडिक मीडियम डालते हैं, यानी जब हम एसिड इस लिटमस पर डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब हम बेस डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। क्लियर है ना? वेदिका, कैन आई लेफ्ट द क्लास बिकॉज फोन इज नॉट चार्ज? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लेक्चर को फिर आप सुन लीजिएगा, क्योंकि कल मैं जब शुरू करूंगा तो उसके आगे से ही शुरू करूंगा। तो जब अपलोड हो तो उसको एक बार सुन जरूर लीजिएगा, वरना अगला लेक्चर में आपको दिक्कत आ सकती है। ओके ना? कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट कर दीजिए। ओके, तो लिटमस जो होता है, लिटमस पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब वो एसिड के संपर्क में आएगा तो रेड हो जाएगा, और जब बेस के संपर्क में आएगा तो ब्लू हो जाएगा। इसको याद रखने का एक सबसे अच्छा नियम है, ऐसे याद रखिएगा, बी बी, बेस जो है वो ब्लू कर देगा फाइनली। तो बीबी से आप याद रखिएगा कि बेस जो है वो फाइनली क्या करेगा, लिटमस को ब्लू में बदल देगा। तो दूसरा वाला आपको ऐसे ही याद रहेगा कि जो एसिड है वो फाइनली रेड में बदल देगा। ठीक है ना? ये बीबी याद रखिएगा, मैंने तो बीबी ही याद रखा था। ओके, यानी देखिए, यानी मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि अगर मान के चलिए ये आपका लिटमस है, ये आपका क्या है, लिटमस है, और ये अगर रेड लिटमस है, रेड कलर का है, तो जरा आप मुझे बताइए, अगर हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे, रेड कलर के लिटमस पर, ये रेड कलर का लिटमस है, अगर हमने रेसिड एसिड डाला तो क्या कुछ कलर में चेंजमेंट होगा? नहीं होगा, रेड का ये रेड ही बना रहेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एसिड का नेचर होता है कि फाइनली रेड में बदलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रेड कलर का लिटमस पेपर आपके पास है और उस पर आप एसिड डालते हो तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन जब आप बेस डालोगे तो रेड कलर का लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, फाइनली ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? फाइनली क्या होगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर ब्लू लिटमस पेपर आपके पास है, मान के चलिए आपके पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, इसके ऊपर जब आप एसिड डालोगे तो ये ब्लू को क्या करेगा, रेड में बदल देगा। लेकिन इसके ऊपर आप बेस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। और आपके पास अगर पर्पल कलर का लिटमस पेपर है, नेचुरल कलर, तो पर्पल कलर का ही है आपके पास, तो ये बिल्कुल जैसे ही आप एसिड डालोगे तो ये क्या करेगा, फाइनली रेड में बदल देगा, और जब आप बेस डालोगे तो इसको क्या करेगा, ये ब्लू में बदल देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चार्ट एक बनाएंगे और उस चार्ट में सारी चीजों को हम लोग लिख लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है ना? उससे पहले जरा ये दो बात ध्यान में रखिएगा, जैसे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, वैसे टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और इसका जो नेचुरल कलर होता है ये सभी लोग जानते हैं, येलो कलर का होता है। लेकिन जो फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी कि इसको लैब या इंडस्ट्री में बनाया जाता है। ओके ना? तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग पहले वाले इंडिकेटर के बारे में फुल जानकारी ले रहे हैं। पहले वाला इंडिकेटर जो कि अलग अलग क्या देता था, अलग अलग हमें कलर देता था, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। दूसरा वाला बाद में देखेंगे। तो देखिए, ये चार्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, इस चार्ट को अब मैं फिल कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए।
इस चार्ट को मैं अब फिल कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कलर में ले लेता हूँ ब्लैक, ताकि वो अच्छे से आए। यहाँ पे जैसे लिटमस इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के कॉलम में हमने क्या डाला, लिटमस। तो कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन नेचुरल सॉल्यूशन या नेचुरल स्टेट में इंडिकेटर का कलर क्या होगा लिटमस का, तो ये होगा पर्पल। लेकिन जब इसको एसिडिक मीडियम के साथ हम ट्रीट करेंगे तो लिटमस का कलर क्या बन जाएगा, रेड। और जब बेसिक मीडियम के साथ इसका कलर क्या हो जाएगा, तो ब्लू। क्लियर? हाँ बिल्कुल, रेड एंड ब्लू। वैसे देखिए, जब हम फिनोप्थिलीन की बात करेंगे, फिनोल्फिलीन, जब हम फिनोप्थिलीन की बात करेंगे तो इसका जो नेचुरल कलर होता है फिनोप्थिलीन का, कुछ नहीं होता, यानी ये कलरलेस होता है। ठीक है ना? जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है फिनोप्थिलीन का, जब एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो भी इसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये कलरलेस ही रहता है। और जब बेस के साथ हम ट्रीट करते हैं फिनोप्थिलीन को तो ये कलरलेस नहीं रहता, बल्कि ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कि फिनोप्थिलीन का नेचुरल कलर कुछ नहीं होता, एसिड के साथ उसका संपर्क कराएंगे, एसिड से उसका रिएक्शन कराएंगे तो भी फिनोप्थिलीन का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग उसको बेस के साथ कराएंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या है भैया, तो मिथाइल ऑरेंज का नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसका नेचुरल कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा। इसका नेचुरल कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। और जब इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ होती है मिथाइल ऑरेंज की, तो ये रेड बन जाता है। और जब बेसिक मीडियम के साथ होती है इसकी रिएक्शन, तो ये येलो बन जाता है। क्या ये याद रहेगा? मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, जब एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो रेड बन जाता है, और जब ये बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो बन जाता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, जैसे लिटमस एक इंडिकेटर है वैसे ही मिथाइल ऑरेंज भी। अच्छा, ORANGE सही तो लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी एक इंडिकेटर है, जैसे लिटमस इंडिकेटर है वैसे ही मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। ठीक है ना? अब इसकी डिटेलिंग में मत जाइए कि ये कैसे बना, कहाँ से आया, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके ना? बस इतना जानिए कि जैसे लिटमस एक इंडिकेटर होता है वैसे ही मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर होता है, जिसका नेचुरल कलर तो ऑरेंज होता है, जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो येलो हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अगर मैं चाहूं तो आप लोगों को समझा भी सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कार्बन चैप्टर का वेट करना होगा। कार्बन चैप्टर में मैं इस बात को समझा दूंगा। अच्छा, अगला देखिए, अगला इंडिकेटर है टर्मेरिक। टर्मेरिक बोले तो हल्दी। इसका नेचुरल कलर सबको याद होगा, येलो कलर। एसिड के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं होता, अगर आप हल्दी को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन जब बेस के साथ आप रिएक्ट करोगे ना तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। आप लोगों ने कभी ये नोटिस भी किया होगा कि अगर कपड़े पे साबुन, कपड़े पे अगर मान के चलिए दाल गिर गया हो या सब्जी गिर गई हो, मतलब हल्दी वाली आइटम गिर गई हो, और उसके ऊपर साबुन से आप क्या कीजिएगा, उसको धोने की कोशिश कीजिएगा, तो साबुन में क्या होता है, बेस, और हल्दी में क्या है, एक इंडिकेटर है। तो वो क्या होगा, वो येलो कलर जो होगा ना वो रेडिश ब्राउन बन जाएगा। बात समझ में आई ना? तो कभी ऐसा हो तो करके देखिएगा, या जानबूझकर किसी खराब कपड़े पर गिरा लीजिए हल्दी, और फिर उसको साबुन से मल के देखिए क्या होता है, साबुन उस पर लगाइएगा। अच्छा देखिए, ये चार तो हमको डिटेल में याद रखना ही रखना है, इसमें कोई कुताही नहीं करनी।
ठीक है ना। ये 4 याद 100% रखना है आपको कि इसका नेचुरल कलर क्या होता है, एसिड के साथ क्या कलर हो जाएगा और बेस के साथ क्या कलर हो जाएगा। मैं 2 और लिखवा रहा हूं जिसको एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ओके, देखिए रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट। जो कैबेज होता है, जो लाल कलर का कैबेज होता है, उसके जो पत्ती होती है ना, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। नेचुरल में तो ये रेड ही रहता है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी ये रेड ही रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। एसिड के साथ ये रिएक्शन पर कुछ कलर नहीं देता, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। रेड कलर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो ये भी एक यूज होता था पहले के जमाने में। अब तो चूंकि बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास चीजें हैं, तो इसलिए इन सब चीजों का यूज नहीं होता। एक और है, एक पहले के जमाने में एक चीज से और इंडिकेटर यूज होता था, वो था फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया प्लांट, ये जो होता था ये ब्लू कलर का होता था, और एसिड के साथ रिएक्शन पर भी ये ब्लू ही रहता था, और बेस के साथ रिएक्शन करने पर ये पिंक हो जाता था। ठीक है ना। ये दोनों भी आपके नेचुरल ही हैं, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। नाम से ही पता चल रहा है, रेड कैबेज तो नेचुरल ही है, और फ्लावर्स की बात हो रही है तो ये भी नेचुरल ही है। तो यानी कि लिटमस, टर्मेरिक और ये दोनों नेचुरल हैं, और फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों सिंथेटिक हैं। मिथाइल ऑरेंज समझ के कभी इसको ये मत समझ लेना कि ये नेचुरल है। ऑरेंज देखकर आपको कहीं आज समझ में आ जाए कि अरे ये तो नेचुरल है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी सवाल ऐसे ही पूछ देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से पूछ देंगे बताओ इसमें से कौन सा इंडिकेटर सिंथेटिक है, और एक ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज रहेगा, तो आप मिथाइल ऑरेंज को छोड़ दोगे, कहोगे कि ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज तो हमें मार्केट में मिलता है, ये तो नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है। जबकि ये सिंथेटिक है और ये भी सिंथेटिक है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद पीएच स्केल पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग एसिड और बेस तो है, लेकिन कितना, एक मिनट, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इस बात की कैसे जानकारी होगी, तो वो पीएच से मालूम होती है। तो वो चीज हम लोग पीएच में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एसिड शुरू करेंगे। ठीक ना। तो आज का लेक्चर आफ्टर सम टाइम ये अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ओके, बताइए किसी को कोई डाउट, मैसेज, अभी तक कोई डाउट। आज तो बहुत ही बेसिक लेक्चर था, मतलब कि ऐसी ऐसी बातें जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी। क्या पहले भी ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इसमें से मैक्सिमम चीजें, फिर भी हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे, पहले छोटी छोटी चीजें जान लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे ना, तो फिर वहाँ आप लोग कहोगे कि हाँ अब हम लोग आए हैं लेवल पे। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए पहले अपने जड़ को मजबूत करना होगा, तो इसीलिए मैं पहले छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां पर पीएच, ऑलिफैक्ट्री और एसिड दोनों शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।